हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजौरे चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में हिंदी का जो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है एग्ज़ाम सीटेट का हिंदी का, उसका प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। टोटल हिंदी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे जो सीटेट जुलाई में होने वाला है, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वन लाइनर में है। कम टाइम में सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए वन लाइनर ली हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2011 से 2022 तक का सारा प्रीवियस ईयर केवल हिंदी का है। इसी तरह से और भी ईवीएस, सीडीपी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे प्रीवियस ईयर ऐसे ही लाऊंगी। तो 2011 से लेके 2022 तक का ये हिंदी का है, केवल हिंदी का है। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट हिंदी 2011 से नहीं 2022 तक का नहीं, 2011 से 2020 तक का ऑल वन लाइनर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद से तो ऑनलाइन चल रहा है, तो 2011 से 2020 तक का है। और स्टार्ट करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे भाषा पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो भाषा है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाए, यानी पाठों का कोई उद्देश्य हो, यानी उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाए। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़े, यानी भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़े। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सीटेट हिंदी पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों है इसमें, 2011 से 2020 तक का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, यानी समस्या का सही कारण पता चलेगा तभी तो उसका सही से उपचार हो पाएगा। तो उपचार सफल कब होता है? जब समस्या का कारण सही तरीके से पता चले और उसकी सही से पहचान हो। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है, उसी के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। अगला है, हिंदी की कक्षा में प्रायः भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी, यानी जो हिंदी से अलग हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा के संरचना में अंतर होता है, यानी जो उनकी मातृभाषा से होती है, जो जहाँ से वो आते हैं, वो और हिंदी में अंतर होता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कठिनाई होता है। अगला, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से, यानी कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, और क्योंकि वो कहानी सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यानी वो चिंतन शक्ति उनकी बढ़ती है। अगला है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है?
तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए? अपने अनुभव को लिखना है। यानी अगर बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो सबसे अच्छी विधि है कि अपने अनुभव को बच्चों को बोल दे कि अपने बारे में, यानी अपने अनुभव, यानी वो जानते हैं उसके बारे में लिखें। तो अपने अनुभव को लिखना ये सबसे अच्छा मूल्यांकन होगा लेखन कौशल का। अगला है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी जो संदर्भ दिया है, जो विषय दिया गया और जो स्थिति है उसके अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा शिक्षण की कक्षा में सबसे बड़ी चुनौती होती है टीचर के लिए कि जो बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करें, क्या कैसे सिखाना है। यानी कई तरह के बच्चे आते हैं, कई जगह से आते हैं, तो बहुत सारी भाषा यानी अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं, तो उनमें उचित रणनीति तय किया जाए कि कैसे क्या पढ़ाना है। अगला है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल क्या है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि व्याकरण के नियम सिखाने से भाषा का विकास शीघ्रता से होता है। बिना व्याकरण के नियम जाने बिना भी भाषा बच्चे सीख सकते हैं। तो यह भाषा शिक्षण के प्रतिकूल है। अगला है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो उसमें आप एक भाषा के शिक्षक हैं आप, तो किस बात को अधिक महत्व देंगे कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। यानी अगर आप भाषा के टीचर हैं किसी कक्षा में, अगर आप भाषा पढ़ाते हैं तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। यानी बच्चों को अवसर दे कि वह भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करे, तो यह भाषा सिखाने का सबसे अच्छी तरीका होता है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। यानी कहीं भी अगर ऑप्शन में वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ यानी कंठस्थ करने की बात आए तो वह ऑप्शन गलत होता है। यानी इसमें निगेटिव पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना, यानी कभी भी बच्चों को रटाना नहीं है। जहाँ भी कंठस्थ जिस ऑप्शन में दिख जाता है वो गलत हो जाता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी बच्चों को कंठस्थ कराना या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। जबकि स्पष्टता एवं विश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। जबकि स्पष्टता यानी स्पष्ट तरीके से विश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, यानी ध्वनि संकेत बताना, चिन्ह संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी उपयोग
करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो पूछा है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? नहीं। तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो बच्चों की क्षमता के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी जिस एज का बच्चा है, यानी उसकी क्षमता देख के, उसका स्तर देख के ही उसको होमवर्क दिया जाना चाहिए। अगला है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना लिखना। तो भाषा कैसे अभिव्यक्त की जाती है? दूसरों के सामने भाषा कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं? तो बोल के लिख के। तो बोल के लिख के ही तो दूसरे के सामने भाषा को प्रदर्शित सकता है या अभिव्यक्त किया जा सकता है। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य पूछा है, असत्य। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यह असत्य कथन पूछा है। तो असत्य यही है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास। तो भाषा परिवेश में विरोधाभास करना यह निगेटिव होता है। विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोध करके ही भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो निगेटिव पूछा है, तो इसलिए निगेटिव आंसर होगा। अगला है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा कौशलों के संदर्भ में उचित कथन है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो भाषा कौशल के संदर्भ में उचित कथन है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? जो पाठ में चित्र दिए होते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका उद्देश्य क्या होता है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो चित्र के जो है अमूर्त, यानी जो देख नहीं सकते, उनकी संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं चित्र देख के उनको समझ में आता है। चित्र नहीं देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं, यानी जो देखा नहीं, जो अमूर्त होता है, जो देख नहीं सकते हैं, उसको चित्र के माध्यम से समझने में सहायता मिलती है। अगला है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं तो बाधक होती हैं। ये ऑप्शन में दिया रहेगा कि त्रुटियां बाधक होती हैं, तो त्रुटियां कभी बाधक नहीं होती हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है। जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां जरूर होती हैं, या सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जिस समय बच्चे सीखते हैं तो उस समय त्रुटियां होना एक स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होता जाता है। यानी जैसे जैसे बच्चे सीखते जाते हैं त्रुटियां कम होती जाती हैं। तो भाषा सीखने में त्रुटियां कोई बाधक नहीं होती हैं, वह सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। अगला है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने के कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन में दिया रहेगा कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी जो पढ़ रहे हैं
पढ़ते समय उसका अर्थ भी ग्रहण करें। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी साथ साथ समझते जाएं। अगला है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। सुलेखा नाम की लड़की है, एक पाठ पढ़ रही है तो जीवन उसमें शब्द आया है तो उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि तो वह किस ओर संकेत करता है, वह जीवन शब्द है उसको जिंदगी पढ़ रही है तो एक ऐसा संकेत है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। यानी वह अक्षर पहचान की बजाय यानी वह अक्षर तो पहचान ही रही है, साथ साथ में अर्थ भी समझ रही है। यानी जीवन को ही जीवन को ही तो जिंदगी कहा जाता है, तो जीवन को जिंदगी पढ़ती है। इसका मतलब है कि वह अक्षर पहचान की बजाय यानी वह अक्षर उतना नहीं पहचान रही है, उसको समझते हुए पढ़ रही है। तो यानी वह पढ़ रही है तो उसको समझ भी रही है। अगला है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? यह किसका विचार है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? तो नाओम चॉम्स्की भाषा से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी अगर भाषा का क्वेश्चन आता है तो यही ऑप्शन अक्सर सही होता है कि नाओम चॉम्स्की। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? यह नाओम चॉम्स्की का विचार है। अगला, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? शर्मिला कहती है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला है वह कहती मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो यह भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, यानी उसे व्याकरण के नियम का पता नहीं है। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे व्याकरण का नियम नहीं पता है, इसलिए वो बोल रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो उसे व्याकरण का नियम नहीं पता है, इसलिए ऐसा बोल रही है। अगला है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेना। तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेना तो क्या है? बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की, अगर टीचर है तो अगर कोई होमवर्क दिए हैं तो उसको बच्चों की सहायता से चेक करवाते हैं, तो इससे यह होता है कि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित यानी दूसरों की राइटिंग को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलता है। यानी बच्चों को इससे अवसर मिलता है कि वह दूसरे की राइटिंग भी समझे और उसका अवलोकन करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि तो लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगर लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाएगा तो इससे ये होगा कि इससे बच्चे अगर लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाएगा तो इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो इसमें निगेटिव पूछा है, निगेटिव को ध्यान जरूर देना है। तो पूछ रहा है किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है या उचित नहीं है।
अगला है एएलएस वाइगोत्स्की के अनुसार। तो एएलएस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। यानी एएलएस वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है, यानी भाषा को सीखा जाता है, वह जन्मजात नहीं होता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसे कोई भी भाषा सिखाओ तो सीख जाएगा, कोई भी भाषा हो। तो भाषा एक अर्जित योग्यता है, जन्मजात नहीं है। अगला है भाषा की शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो केवल जहाँ आ जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में, जहाँ केवल लग जाता है वहाँ पे अक्सर वह निगेटिव ऑप्शन होता है। तो निगेटिव पूछा है तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो यह निगेटिव है, यानी यह गलत है। अगला है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा उचित विचार है। तो एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में यानी बहुत अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो उस कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा उचित कथन है। तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो यहाँ पे करना चाहिए कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यानी भाषा सीखने में आसानी हो। अगला है स्वलीन विकार। स्वलीन विकार ब्रैकेट में है आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। स्वलीन विकार को कहते हैं आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। स्वलीन विकार यानी आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया, जो समाज के बारे में अंतःक्रिया होती है, और जो संप्रेषण में सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में उन्हें कठिनाई अनुभव करते हैं। अगला है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषणपरक उपागम क्या है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। अगला है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ यानी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है। तो प्रत्यक्ष विधि, यानी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा सीख सकते हैं। किस विधि के माध्यम से। तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। अगला है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी अगर कोई भाषा का शिक्षक है तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए, यानी बच्चों को बातचीत करने का अवसर दे, उन्हें बोलने का अवसर दे, तो इससे भाषा बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, अगर उन्हें अवसर दिया जाएगा बोलने का तो अच्छी तरीके से और जल्दी से भाषा सीख जाएंगे। अगला भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो बच्चे सवालों के बंधाए जवाब न दें, यानी भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, यानी जो उत्तर जो क्वेश्चन आंसर होता है सेम जवाब न दे। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए यानी सेम जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं सेम जवाब न दे, कुछ अपने भाषा में भी दे। अगला है भाषा स्वयं में क्या है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी उसका एक कोई नियम है, कोई रूल है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होता है। अगला बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका यह निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी बच्चों को अगर समृद्ध भाषिक परिवेश देंगे तो बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा सीख सकते हैं। अगला है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। भाषा सीखने खाने नहीं हुआ सिखाने, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में, यानी हर स्थिति में कहीं भी कभी भी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी कहीं भी कुछ भी हो तो बच्चा अच्छी तरीके से भाषा बोल सके, अपनी बात को रख सके, तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, यानी भाषा के विभिन्न तरीकों से प्रयोग करना, विभिन्न रूपों को प्रयोग करना भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो से बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव होता है। अगला है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा आगे पहले भी क्वेश्चन था ये। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक साधन है भाषा सीखने में। अगला है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। पत्र पत्रिकाएं भी भाषा सीखने में साधक होती हैं, क्योंकि जब पत्र पत्रिकाएं बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें वो भाषा सीखने में, यानी भाषा सीखने में और आसान हो जाता है। अगर वो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उनका भाषा सही हो जाता है, सही से बोलने लगते हैं। अगला बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो बच्चों की भाषा का आकलन का सर्वाधिक अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होता है कि जो पढ़ाए हैं तो उसमें से बच्चों से प्रश्न पूछें और पढ़ी गई, यानी जो पढ़ाए हैं उस पाठ के बारे में वह अपनी प्रतिक्रिया दे, वह अपनी भाषा यानी वह अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। यह सबसे उचित और प्रभावी तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और वर्णन करना। तो भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी अपनी प्रतिक्रिया देना किसी लेसन के प्रति, यानी जो पढ़ाया गया उसके प्रति, और उसको अपने भाषा में बताना, वर्णन करना। तो ये भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं। अगला है बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक कक्षा में चाहिए। तो बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक कक्षा में क्या चाहिए कि बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के ही पुरस्कृत करना चाहिए। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के ही पुरस्कृत करना चाहिए। अगला भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रेरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे आंका जाना चाहिए? तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से, यानी उससे रिलेटेड प्रश्न करें और उसके माध्यम से उसको भाषा के व्याकरण की समझ को जान सकते हैं कि वह कितना सीखा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो भाषा शिक्षा का उद्देश्य होता है कि भाषा की बारीकी
और सौंदर्य बोध यानी बहुत अच्छी तरीके से सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। यानी बच्चों को बोला जाता है ना कि तेज तेज पढ़ो कि सबको सुनाई दे, तो उससे क्या होता है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक जो होती है, जो डर होता है, वो समाप्त होता है। अगला है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्य सामग्री। तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री होता है। इसमें भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा बच्चों को अवसर देना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। कम महत्वपूर्ण होता है पाठ्य सामग्री। अगला, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो सतत मूल्यांकन का निहितार्थ क्या होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो सतत यानी कुछ दिनों पर लगातार मूल्यांकन करते रहना। इसका अर्थ यही होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। इससे पता चलता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग यानी वह भाषा कहाँ तक सीख चुके हैं, कैसे, कितना कमी है, क्या है, इससे पता चलता है। भाषा के आधारभूत कौशल। आधारभूत कौशल क्या है भाषा के? हमेशा अर्जित किए जाते हैं। यानी भाषा के आधारभूत कौशल यह है कि वह हमेशा अर्जित किए जाते हैं, हमेशा सीखे जाते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं। अगला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अर्जन करने में और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है? तो भाषिक परिवेश की उपलब्धता, यानी भाषिक परिवेश की जो उपलब्धता होती है उसका अंतर होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। आकलन क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आकलन के भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। अगला है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है कि अनुभव बांटना एवं बातचीत करना। मौखिक भाषा के आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अनुभव बांटना व बातचीत करना। अगला, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। यानी कोई भी वाक्य पर चर्चा करना, इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सीखना है। यानी कोई वाक्य देंगे बच्चों को, तो वह भाषा की नियमबद्ध प्रकृति यानी उसका नियम क्या है, उसकी यानी उसमें गलती क्या है, वह उसका आकलन विश्लेषण करेगा और उसको सीखने का यानी उसका आकलन करने का भी मौका मिलेगा। अगला है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति।
तो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति लेखन क्षमता का विकास करने में शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को ही जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के संदर्भ में कौन सा सार्थक काम करेगा? तो इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि भाषागत जो विविधता है उसको सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। अगला है, पूरक पाठन सामग्री का उद्देश्य है। तो पूरक पाठन सामग्री का उद्देश्य है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पाठन सामग्री का उद्देश्य है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। अगला है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो कविता शिक्षण के संदर्भ में कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। अगला है, भाषा की कक्षा में एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। भाषा की कक्षा में समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य यानी जो देख सके और सुन सके उस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? तो वाइगोत्स्की से। अंतःवाक्य की संकल्पना यानी जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं इसकी संकल्पना कौन दी है? वाइगोत्स्की। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है? पूर्णतः सही है। यानी जो हम चिंतन करते हैं वही तो बोलते हैं। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषा के संदर्भ में यह सही नहीं होता है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषागत विविधता एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, कभी यह समस्या नहीं होता है। तो यह ऑप्शन हमेशा गलत होगा कि भाषागत विविधता एक समस्या है, यह समस्या नहीं होता। अगला, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, क्या करेंगे? तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, यानी अपने भाषा में उस वाक्य को दोहराएंगे, समझाएंगे। अगला है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर यानी कोई भी बच्चा पीछे ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, यानी सबको एक साथ लेके चलना है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो प्रश्नों के उत्तर निकालना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक भी कम प्रभावशाली होता है। और क्या कम प्रभावशाली होता है कि प्रश्नों के उत्तर निकालना। केवल
प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए ही भाषा नहीं सीखते हैं, तो यह कम प्रभावशाली होता है कि प्रश्नों के उत्तर निकालना। अगला है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यानी कोई भी भाषा अच्छी तरीके से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, यानी डेली लाइफ में प्रयोग करना। इंग्लिश कोई बच्चा है तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता है? अगर इंग्लिश का क्लास करने जाता है, इंग्लिश सीखने भी जाता है, तो जब तक घर पे उसका प्रयोग नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में, यानी अपने लाइफ में उसका जब तक प्रयोग नहीं करेगा, घर पे प्रयोग नहीं करेगा, उस भाषा में नहीं बोलेगा, तो वह कभी भी उस भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, कोई भी भाषा अगर सीखना है तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग करने से वह अच्छे से सीख सकता है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा विकास की स्पष्ट समझ करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा विकास की स्पष्ट समझ करने में भाषा शिक्षा के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी यह नहीं होती है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। अति उदार बनना है, लेकिन अति उदार नहीं बनना है। बच्चों का आकलन करते समय यानी बहुत उनसे मतलब उदार बनना है, दयालु होना है, लेकिन अति यहाँ पे दिया, अति उदार नहीं बनना है। अगला है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिक तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। अगला है, विद्यालय से के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। पहली कक्षा में अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे आमतौर पर स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी इच्छा को, यानी जो उन्हें ज़रूरत है वो बता सकते हैं। इतना तो बच्चे जानते हैं। घर पे उतना तो सीख ही के जाते हैं कि अपनी जो ज़रूरत है उसको बता सकें। अगला है, सुरभि अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। अब क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे मारेंगे या माता पिता से शिकायत करेंगे? ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो क्या करेंगे? उसे अंग वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अगर अंगों को गलत तरीके से पढ़ रही है तो उसे अंग वाले शब्दों की सूचना पढ़ने, यानी जो अंग वाले शब्द होते हैं उसे पढ़ने को बोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ का निर्माण करना। अगला, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल्य उद्देश्य होता है बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय जाते हैं, यानी घर से ही बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो जैसे अपने अनुभव सीखते हैं, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, यानी बहुत कुछ वही बच्चे घर से ही सीख के जाते हैं आदि। तो भाषा भी घर से ही सीख के जाते हैं, जो उनके यहाँ बोला जाता है। अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, यानी बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है? कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, यानी कहानी सुनकर एकदम टोटल उसी तरह से दोहरा देना या
अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ नहीं होता है। कहानी सुनना और अपने शब्दों में दोहराना यह अच्छा होता है। तो शब्दशः दोहराना यह विकास का अर्थ नहीं होता है। अगला है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। यानी भाषा की कक्षा में यह जरूरी होता है कि जो टीचर भाषा पढ़ा रहा है उसकी स्वयं भाषा शिक्षक प्रभावशाली हो, यानी वह स्वयं ही भी भाषा सीखने में स्वयं भाषा अच्छी तरीके से बोल सके, समझा सके, यानी टीचर की भाषा अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, उसके बाद कुछ बताना, पढ़ाना, सिखाना। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित क्या करता है, तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना है। तो यह ऑप्शन जहाँ भी आएगा वह निगेटिव होता है, तो निगेटिव पूछा तो निगेटिव आंसर भी होगा। तो सुनकर शब्दशः दोहराना क्षमता का विकास यह अपेक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है, बाल साहित्य। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा एक संसाधन होती है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण की, यानी शिक्षण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन का संबंध वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने में समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उस समाज में बच्चा बातचीत करता है तो इसके माध्यम से समाज अच्छा माध्यम है भाषा सीखने का। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर समाजकार पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, यानी जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम में आंकना पूर्णतः उचित है। व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम में आंकना व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम में आंकना पूर्णतः उचित है। अगला उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है भाषा का प्रयोग पर बल देना। अगला है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, तो प्रत्यक्ष विधि। अगला है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देती है, यानी बच्चे आपस में बात करते हैं तो भाषा का विस्तार होता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। तो जहाँ भी प्रश्नों के उत्तर याद करना है वो ऑप्शन गलती होता है, तो निगेटिव पूछा तो निगेटिव आंसर होगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सिखाने का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, निकम होता है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो भाषाई कौशलों एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं।
अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, यह असत्य है। त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। यानी जैसे जैसे बच्चे भाषा सीखते जाते हैं त्रुटियां कम होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा की क्षमता। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना चाहिए क्योंकि वो घर से वही सीख के जाते हैं, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन और भी हैं। तो अब अगली वीडियो में एक और वीडियो बनेगी तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 और हैं तो अगली वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।